अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, सितंबर का महीना है जो कि गर्मी के खात्मे का साबित हो रहा है। रात को हम देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है और दिन की गर्मी की अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी कमी वाक़ई हो चुकी है। और अब एक बार फिर से महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर आज से लेकर इतवार तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 22 से 24 सितंबर तक बारिशों का इम्कान का इजहार किया जा रहा है और मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल होंगी और इनसे सिंध में कराची, हैदराबाद समेत जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर आंधी और मूसलाधार बारिशों का भी इम्कान है। इन 3 दिनों में सिब्बी, कल्लात, लसबेला, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में भी बारिश होगी। लाहौर की बात करें तो लाहौर में हफ्ते को बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने और आंधी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का इम्कान भी है और इस हवाले से महकमा मौसमियात ने जो तमाम इदारे हैं उनको भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़। अगर मगर की सूरत हाल खत्म, इलेक्शन कब होंगे, मुअम्मा हल। सियासतदानों के लिए नैब का शिकंजा फिर तैयार। आलमी अमन पर भारत का एक और वार, अहम रहनुमा कत्ल। कराची के डाकू भेस बदल कर लूटने लगे। और अगर मगर की सूरत हाल खत्म हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन जिसको आम इंतखाबात के सिलसिले में सख्त तनकीद का सामना था, अब वो मसला हल हो चुका है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायजा लेने के बाद अब यह फैसला किया है कि जो हल्का बंदियां हैं उनकी इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। समात के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी और इसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे, जिसका सबको इंतजार किया जा रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि जो सियासी जमातों के कमर कसने का वक्त है वो आ चुका है, क्योंकि बड़ी देर से बात हो रही थी कि किसी भी सियासी जमात की तरफ से कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू की जा रही। तो शायद सभी ये जानते हैं कि इलेक्शन कब होंगे, उस हवाले से वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुल्क में अब इलेक्शन की गहमा गहमी बस शुरू होने वाली है और अब हम ये कह सकते हैं कि आइंदा चंद माह के अंदर मुल्क में एक नई जमहूरी हुकूमत वजूद में आ जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अचानक लंदन रवानगी ने भी बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। अब मरीम नवाज भी अपने तयशुदा दौरे पर लंदन पहुंच चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अदालत से अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो फिर जो दीगर ऑप्शंस हैं उस पर गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी पर कैसा इस्तकबाल किया जाएगा, इस हवाले से भी फैसला किया जा रहा है। मुशावरत का सिलसिला जारी है, इस प्लान को भी फाइनल किया जा रहा है और साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने यह तजवीज़ दी है कि पहले कानूनी पेचीदगियाँ दूर कर ली जाएँ, फिर इस्तकबाल या फिर जलसे का प्रोग्राम फाइनल किया जाए। इसके अलावा नवाज शरीफ जो कि एक बार फिर से अपने सख्त बयानिए के साथ मंजर आम पर आए, मरीम नवाज उस बयानिए को यह कहकर कम करने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं कि वो और उनके वालिद इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ ने भी बयान दिया है जिससे मुस्लिम लीग नून की सोच का अंदाज़ा होता है। वो ये कह रहे हैं कि सिविलियन को सज़ा दे दें और दीगर को छोड़ दें, ये इंसाफ तो नहीं है। अब नैब की बात करते हैं। नैब को लंबे अरसे से इस तनकीद का सामना रहा है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब नैब को फिर से सियासतदानों के खिलाफ शिकंजा कसने का इख्तियार मिल चुका है और अब नैब केसेस बहाल होते ही जो नैब टीम है वो केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंच चुकी है। उधर महंगाई ने हमारे मुल्क की जो हालात हैं, मुल्क की जो आवाम है उसके हालात बहुत ख़राब कर दिए हैं। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने महंगाई कम ना करने की सूरत में इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी भी दे दी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार मुजम्मल सहरवर्दी ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। से पहले तो यही जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन पर बड़ी तनकीद हो रही थी, बिलावल कुछ रोज से हम देख रहे थे बड़े वोकल थे इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो डेट अनाउंस करें। अब डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है, ये ऐलान आपकी नजर में कितना इंपॉर्टेंट है? इन तारीखों पर आप इलेक्शन होते देख रहे हैं? जी, मुझे नजर आ रहा है इन तारीखों में इलेक्शन होना और यही तारीखें बन रही थी। बाकी बिलावल साहब तो वो कोई पब्लिक पोस्चर था उनका और कोई उस वरना उन्होंने उनकी जमात ने खुद मरदमशुमारी के हक में सीसीआई को वोट डाला था। उन्हें पता था कि सीसीआई में जब वो मरदमशुमारी के हक में वोट डाल रहे हैं तो आर्टिकल 51 के तहत
पहले हल्का बंदियां होंगी और 90 दिन में इंतखाब मुमकिन नहीं। अगर वो 90 दिन में इंतखाब चाहते होते तो वो हल्का नई मर्दमशुमारी के हक में वोट ना डालते, इंतखाबात 90 दिन में हो जाते। तो मेरे ख्याल में वो पॉलिसी और पोस्चर का खेल था। उनकी पॉलिसी कुछ और थी, पोस्चर कुछ और था। बाकी सब सियासी जमातों को अंदाजा था कि इतनी डेट्स में इलेक्शन कम से कम जनवरी में और ज्यादा से ज्यादा लेट होगा तो 15 फरवरी तक अवेल। ठीक है, लेकिन ये हम देखते हैं कि जो गुड कॉप और बैड कॉप का खेल है ये बहुत देर से हम देख रहे हैं खेला जाता है। जिस तरह से आसिफ जरदारी किसी और लाइन को टो कर रहे थे, बिलावल हम देख रहे थे जरा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। अवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है, क्यों अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं ये? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि अवाम बाशऊर हो चुकी है, लेकिन आप देखें ना, ये अवाम साइफर के चक्कर में भी तो आ गई ना जी। ये तो कहीं ना कहीं शऊर पे सवाल भी तो उठता है ना कि लोग नहीं समझ सके कि साइफर झूठ था, तो उससे अट्रैक्ट होते हैं। जब IMF का मुआहदा तोड़ा गया तो लोग उस वक्त भी आप समझे कुछ उस बहकावे में आ गए ना, लोगों को नहीं समझ आई कि इस वक्त पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए उससे दूसरी सियासी जमातों को भी ये चांस मिलता है कि कहीं ना कहीं लोगों को चक्कर दिया जा सकता है, बहकावे में लाया जा सकता है, लिहाजा वो भी कोशिश करती हैं। ठीक है, तो मुज़फ़्फ़र साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप देख रहे हैं इलेक्शन में शमूलियत नजर आ रही है, बहुत से मुस्लिम लीग नून के ऐसे रहनुमा थे जो ये कहते थे कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। अभी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी बाकी है, चेयरमैन PTI अटक जेल में है, नाअहल हो चुके हैं, अपनी सजा भी भुगत रहे हैं। देखिए, अगर बैलेट पर बल्ले का निशान होना है तो फिर PTI को नया चेयरमैन लाना होगा। बेनजीर भुट्टो जब नाअहल हुई थी, डिस्क्वालीफाई हुई थी, सजा हुई थी, तो उन्हें मखदूम अमीन फ़हीम को पार्लियामेंटेरियंस का सदर बना के इलेक्शन लड़ा था। जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, डिस्क्वालीफाई हुए थे, सजा हुई थी, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को सदारत दे दी थी, वरना उनके सेनेटर से शेर का निशान छीन दिया गया था। अगर PTI बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहती है तो उन्हें जल्द अज जल्द अपने अंदरूनी इंतखाबात करा के नया चेयरमैन लाना चाहिए। एक डिस्क्वालीफाइड सजा याफ्ता शख्स पार्टी का चेयरमैन नहीं हो सकता, इसलिए ये कानून मौजूद है। सर, दोनों बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस कानून में से गुजरी हैं। कोई PTI के लिए नया कानून नहीं है। लिहाजा अगर वो बजिद रहेंगे कि हमारा चेयरमैन इमरान खान ही होगा तो फिर बल्ले का निशान नहीं होगा। तो क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, आप समझते हैं PTI के पास क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? शाह महमूद कुरैशी या उनके अलावा कोई ऑप्शन? मुझे तो अब असद कैसर बहुत आगे आते नजर आ रहे हैं मुफाहमत में, और ऐसा लग रहा है कि जब PTI के ट्विटर हैंडल से भी कल मुफाहमत की बात की गई है और असद कैसर की क़यादत में वफद ने मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात की है और पाकिस्तान जमहूरियत और फौज के एजेंडे पर इत्तफाक किया है, तो मुझे तो लग रहा है कि PTI में असद कैसर आगे जो है मुफाहमत को लीड करेंगे। वो और आरफ अलवी और शायद वो ज़्यादा लाइमलाइट में मुझे नज़र आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर तो रेस हार गए हैं और रेस से आउट हो गए हैं क्योंकि वो साइफर में चले गए हैं दोनों। तो मुझे नहीं लगता कि वो अगले इंतखाबात के कोई बड़े घोड़े बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह शहबाज शरीफ को हम देख रहे हैं हंगामी तौर पर लंदन बुलाया गया है और जो मुशावरत अब उनसे की जा रही है वो नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक ही है, तो क्या ऐसा हो गया जिस तरह से नवाज शरीफ को अब क्या नरम रहने का मशवरा दिया जा रहा है? तो इससे तो अब यही लग रहा है कि जो इंसाफ है वो आज भी मर्जी के मुताबिक ही होगा। देखिए जी, नवाज शरीफ को तो हमेशा से नरम रहने का मशवरा दिया जाता है उनकी पार्टी की जानिब से उनके सख्त मौक़िफ़ के जवाब में, और ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है कि आप नवाज शरीफ को नरम रहने का मशवरा दे रहे हैं। और नवाज शरीफ अपनी टाइमिंग के हिसाब से फैसला करते हैं कि कब नरम रहना है और कब सख्त रहना है, लेकिन वो एक मौक़िफ़ पे कायम भी रहते हैं। तो इस बार भी पार्टी का मौक़िफ़ और नवाज शरीफ का मौक़िफ़ मिलकर एक इत्तफाकी बयानिया बन जाएगा। मुझे लगता है कंसेंसस हो जाएगा कि क्या बात किस हद तक करनी है। ये बात ठीक है कि मुस्लिम लीग नून में कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान खुद इतने जनरल बाजवा को गालियां निकाल रहे हैं तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है, हम इमरान खान का काम क्यों करें। ये काम इमरान खान कर रहे हैं जनरल बाजवा को रोज़ गालियाँ निकालने का, तो हम क्यों ये काम करें उनके लिए, उनको करने दिया जाए। बाकी जहां तक पनामा के बेंच के जजेस वाली बात है, मेरा ख्याल है उस पर सबका इत्तेफाक राय मौजूद है। ठीक है, तो मुज़फ़्फ़र साहब, जिस तरह से सख्त बयानी आप देख रहे हैं नवाज शरीफ का, यही वो वजह होती है जो फिर उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से दूर ले जाती है?
जी यही वजह होती है, लेकिन इस बार कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट से दूरी भी ना हो और बयानियां भी कायम रह जाए। ठीक है। और नवाज शरीफ की वापसी आपको लग रहा है कि 21 अक्टूबर की जो डेट दी गई, एक ऑफिशियल डेट जिसको कहा जा रहा है, उस तारीख को वो वापस आ सकेंगे? जिस तरह से नैब केसेस के हवाले से अगर हम बात करें, नैब केसेस जो हैं वो नवाज शरीफ के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कोई खतरनाक होंगे। ये जुडिशियल एक्टिविज्म था उमर अता बंदयाल का, अब कोई जनरल फैज या कोई इन केसेस को परसू नहीं कर रहा, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के केसेस हैं। ऐसे तो इफ्तिखार चौधरी ने पूरा एनआरओ उड़ा दिया था, तो उसके नतीजे में कोई किसी को सजा हो गई थी। इसी तरह इनके नतीजे में भी किसी को सजा नहीं होगी। ये एक फ्रूटाइल एक्सरसाइज है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी लीडर इन केसेस के खौफ से कोई अपनी सियासत का कोई प्लान तब्दील करेगा। ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें इक़्तिदार से गर्ज नहीं है, क्या ये बात आपको दुरुस्त लगती है कि अब वो सिस्टम ठीक करना चाहते हैं? और आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ को अगर मौका मिलता है तो इतनी वो पावर रखते हैं कि वो इस सिस्टम को ठीक कर सकेंगे? देखिए, नवाज शरीफ की कारकर्दगी सबके सामने है। मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ। कौम बेहतरीन जज है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनकी कारकर्दगी क्या है, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था उनकी कारकर्दगी क्या है, जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तो उनकी कारकर्दगी क्या है। तो ये तो अवाम बेहतरीन जज हैं कि वो फैसला करें कि वो उनको किसका दौर बेहतर लगा, किसका बुरा लगा, या कम बेहतर किसका था, तो उस कम बेहतर में वोट डाल दें। लेकिन बहरहाल हर सियासी जमात को अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखने का हक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब सियासी जमात मैदान में उतरती है तो इक़्तिदार उसका की मंजिल जरूर होती है, लेकिन अगर ना मिले तो अपोजिशन में बैठने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कि अपोजिशन में बैठना गुनाह तो नहीं है। अगर नवाज शरीफ की जमात को अपोजिशन में बैठना पड़े तो उन्हें बैठने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन मुज़म्मिल साहब नहीं बैठ सके अपोजिशन में। 16 माह जिस तरह की हुकूमत इन्होंने की, जिस तरह की हुकूमत अपने सर ली, अब उसका खुमियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा। सर, उस 16 माह के बहुत से कैचेस हैं। 16 माह एक जॉइंट हुकूमत थी, किसी एक पर उसका मलबा नहीं डल सकता। लोग फैसला करेंगे कौन ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन आप ये समझते हैं फ्रंट फुट पे हमें तो मुस्लिम लीग नून ही नजर आई? जी जरूर नजर आई, और वो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लड़ेंगे। अगर लोग वोट नहीं डालेंगे तो वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से जावेद लतीफ साहब ये हमें कहते दिखाई दे रहे हैं कि सिविलियंस को तो सजा मिल जाती है, जो बाकी लोग हैं अगर उनको सजा नहीं मिलती तो फिर ये किस तरह का इंसाफ हुआ। तो एक नैरेटिव दोबारा से बिल्डअप हम होता देख रहे हैं कि जजेस के खिलाफ दोबारा से बात करेंगे जलसों में, फिर से वही बात की जाएगी, जर्नलों के नाम लिए जाएंगे जलसों में वापस आकर। उससे कोई फायदा तो नहीं होगा? क्या मिलेगा क्या फिर मुस्लिम लीग नून को? ठीक है, जजेस के खिलाफ बात तो पीडीएम हुकूमत में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी तकरीरें हो रही थी। वो कोई नई बात तो नहीं है। करारदादें पार्लियामेंट ने जजेस के खिलाफ पास की हैं, बेंचेस के खिलाफ पास की हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि आप कहें कि इलेक्शन के मौके पर वो कुछ जजेस के खिलाफ बात करने लगे हैं। जजेस हम ख्याल बेंचेस, चीफ जस्टिस करारदाद, ये सब कुछ तो हमने पार्लियामेंट में जजेस के खिलाफ तकरीरें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा, ये सब कुछ तो हमने उनकी हुकूमत के दौर में भी देखा है। लिहाजा अगर अब वो इलेक्शन में भी ये बात करते हैं तो मैं और आप ये बात तो नहीं कह सकते कि ये कोई नई बात है या इसके नतीजे में ये कोई नया मौकफ सामने आ गया है। ये तो मौकफ उनका बिल्कुल मुज़म्मिल साहब, मौकिफ बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि मौकिफ पुराना मौकिफ है। इस मौकिफ को नए तरीके से किस तरह से सेल करेंगे, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है, जितने लोगों के बिजली के बिल्स आ रहे हैं, वो बड़ी नाला हैं मुस्लिम लीग नून से, उनकी क़यादत से। तो अगर फिर से वही बातें करेंगे कि हमें इस तरह से निकाला गया, लोग तो ये चाह रहे हैं कि कोई रोड मैप दिया जाए। मुआशी बहरान से किस तरह से निकालेंगे, क्या उस पर कोई काम किया जाएगा? कि वो अपना रोड मैप देंगे। हर सियासी जमात को एक इकोनॉमिक रोड मैप तो लोगों के सामने लाना पड़ेगा। और अगर मैं देखूं कि इस मुल्क में अगर कोई जमात ने प्राइवेटाइजेशन की है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, जिन्होंने 90 की दिहाई में बैंक्स को प्राइवेटाइज किया है, जिसकी वजह से आज हमें बैंकिंग सेक्टर काफी मुस्तहकम भी नजर आता है, प्रॉफिट में भी नजर आता है, वरना सारे बैंक्स लॉस में थे। तो अगर आगे भी प्राइवेटाइजेशन और इन्वेस्टमेंट ही रास्ता है तो मुस्लिम लीग नून के पास अपने क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं, वो सेल करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम ये काम कर सकते हैं। शायद पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के उस तरह हक में नहीं है, पीटीआई अपने दौर में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकी है।
तो देखा जाएगा कि आगे लोग किसका इकोनॉमिक रोड मैप लेते हैं। लेट्स सी, अभी सियासी जमातों का मंशूर और मुआशी रोड मैप सामने आने दें, फिर उसके बाद ही उस पर बात हो सकेगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह कुछ दिन पहले या कुछ अरसा पहले हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें एक्टिव दिखाई दे रही थी जनूबी पंजाब में, उसी तरह से आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब सिंध में कोई बड़ा सियासी इत्तेहाद बन सकता है? जी नेचुरल है वो बनना। देखिए ना जी, पीपल पार्टी सिंध में सोलो फ्लाइट करती है तो बाकी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ सकती हैं। 2018 में उन्हें मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था क्योंकि पीपल्स पार्टी को सिंध में 2/3 दिलाई गई, और हमें पता है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की एक एडजस्टमेंट मौजूद थी। उन्होंने मिलकर बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिराई, फिर सेनेट में भी एक इत्तेफाक हमें नजर आया था एस्टेब्लिशमेंट का और पीपल्स पार्टी का। तो वो इस बार मुझे लगता है कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो एक नेचुरल इत्तेहाद है जो बन जाता है, तो वो बन जाएगा और वो मुझे बनता नजर आ रहा है। तो इस बार शायद 2018 वाली जो सहूलतकारी है वो पीपल्स पार्टी को सिंध में हासिल नहीं होगी। ठीक है। और जिस तरह से गिले शिकवे शुरू हो गए हैं, कुछ तल्ख बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है दोनों जमातों की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, आपको क्या दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर जो 80s या 90s की सियासत थी, एक राइवलरी थी दोनों जमातों के दरमियान, क्या वो दोबारा से शुरू हो सकती है? या जो गिला किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून से, वो इनडायरेक्टली गिला तो एस्टेब्लिशमेंट से है? लेकिन सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बात करनी होती है और हम इस बातचीत को हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बात करेंगी, एक दूसरे की बुरे पॉइंट्स हमारे सामने रखेंगे तो ही वोटर कोई फैसला कर सकेगा, कोई दलील बन सकेगी। सवाल ये है कि इस इख्तलाफ को दुश्मनी नहीं बनना चाहिए, एक दूसरे की जान का दुश्मन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठने से इनकार नहीं होना चाहिए, कौमी मामलात पर इत्तफाक के राय के लिए इकट्ठे बैठने की गुंजाइश रहनी चाहिए। अगर ये रहती है तो सियासी जमातों में इख्तलाफ होना जमहूरियत का हुस्न है, इसको हमें को बुरा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज़ियाकार मुज़म्मिल सहरवर्दी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम देख रहे हैं कि अपडेट्स अनाउंस कर दी गई हैं और यही कहा जा रहा है कि 2024 जनवरी के आखिर में अब देखना यह है कि इलेक्शन कब होंगे। और साथ ही साथ लंदन में जो मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है, शहबाज शरीफ को हंगामी तौर पर लंदन बुलाया गया है, मरीम नवाज भी लंदन पहुंच चुकी हैं, वहां पर मुशावरती अमल जारी है। वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है जानने की हम कोशिश करेंगे। सीनियर रहनुमा नून लीग सैयद आसिफ किरमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना यही चाहेंगे कि शहबाज शरीफ की जो हंगामी तौर पर लंदन रवानगी है उसकी क्या वजूहात हैं, किस बात का फैसला किया जा रहा है? अब तो पैगाम रसानी के बहुत से जदीद तरीके मौजूद हैं, फिर भी छोटे मियाँ साहब को अचानक क्यों जाना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। देखिए, वो पार्टी के सदर हैं और मुशावरत के लिए उनको अगर दोबारा तलब किया गया तो मैं इसमें कोई अचंभे की बात नहीं समझता। पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त सियासी और मुआशी, वो इस बात के मुतकाजी हैं कि इस सर जोड़ कर बैठा जाए और जो इस वक्त महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी है उससे लोगों को बाहर निकालने के लिए मैं समझता हूँ मुशावरत और आइंदा का जो रोड मैप है कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं और जाहिर है चूंकि नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और जो टेलीफोन कह लें या वीडियो कह लें या जो भी जराए हैं वर्चुअल जराए वो इतने कोई अवेलेबल तो हैं, लेकिन जो इन पर्सन बात हो सकती है तो मैं इसको कोई गैर मामूली बात नहीं समझता। एक मुशावरत का अमल जारी रहता है और भी लोग जाते हैं। शहबाज साहब आए, आके उनको दोबारा जाना पड़ गया। जाहिर है कोई पाकिस्तान के मफाद के लिए ही उन्होंने ये सफर भी किया होगा। तो ठीक है। अच्छा किरमान साहब, आप ये कह रहे हैं कि कोई गैर मामूली बात ही है ये, मतलब, और आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी नवाज शरीफ ने जो नैरेटिव एक बार फिर से बनाने की कोशिश की है, तसाब की बातें वो कर रहे हैं और इन्हीं वजह से उनके जो एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात हैं हमने देखा कि पहले भी खराब हुए थे, इक़्तिदार से जुड़ी बातों को बड़े अच्छे तरीके से वो समझते हैं, फिर भी वो एहतसाब की बात कर रहे हैं, उन लोगों के एहतसाब की जो कि शायद हमारे यहाँ नामुमकिनात में से है।
देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि गैर मामूली तौर पर गए हैं शहबाज साहब, मैंने कहा ये गैर मामूली बात नहीं है। मैं करेक्ट जरा करना चाह रहा था। मुशावरत का अमल जो है ये एक जारी रहता है हर वक्त। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए मियां साहब ने जो बात की है वो कोई पहली दफा उन्होंने ऐसी बात नहीं की। उन्होंने हमेशा ये कहा, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है और हमें देखना चाहिए कि कौन कौन लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, ताकि इस मुल्क का एक सिस्टम बने कोई और इस मुल्क को फिर आगे लेकर चला जाए। तो ये वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर वो कोई उन्होंने बात की है, तो इससे ये मैं हरगिज ये मतलब नहीं लेता कि वो कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं या वो कोई खुसूसन एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब चाहते हैं। देखें उनका सब नाम ले रहे हैं, वो बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं, जनरल फैज हमीद का वो नाम ले रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो पॉइंट आउट नहीं कर रहे? नहीं, मैंने एस्टेब्लिशमेंट की बात की एज एन इंस्टीट्यूशन। जैसे आपने अब खुद बात कर दी, अपने सवाल का आपने खुद जवाब दे दिया कि जो नाम उन्होंने लिए हैं वो तो मैंने अर्ज किया ना, वो तो 2000 जो गुजरावाला में जलसा हुआ था तब से उन्होंने तब भी निशानदेही की थी कि एक अच्छे भले चलते पाकिस्तान को जो पटड़ी से उतारा गया, तो उनके जिम्मेदारान जो हैं कम से कम वो चाहते हैं कि उनका तयन हो, ताकि ये पाकिस्तान जो बार बार पटड़ी से उतर जाता है ये सिलसिला खत्म हो और एक यकसुई के साथ हुकूमत आए जो कि अवाम के जो रियल इश्यूज हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, मिडिल क्लास कुचली गई है, गरीब का बुरा हाल है, कि कम से कम उनको रिलीफ मिले। असल उनका मतवा नजर ये है। लेकिन फिर उन इंस्टीट्यूशन से आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाया जाए, उनसे माफी मंगवाई जाए, इसका हल क्या होगा? देखिए, ये इस पे तो नवाज शरीफ साहब भी वजाहत दे सकते हैं कि अभी तो उन्होंने जो जितनी बात की है, मैं तो उससे यही समझा हूं कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क में एक तमाम इदारे जो हैं वो आइन और कानून की में रहकर काम करें। मैं तो उनकी बात से यही समझा हूं। अब आगे क्या है इस पर उनसे मजीद कोई वजाहत उनको अगर होगी तो वो दे देंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी कंफर्म कीजिएगा, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं 2-3 तरह के बयानी हैं। मरीम नवाज कह रही हैं कि वो जो उनके वालिद हैं नवाज शरीफ, हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते हैं। नवाज शरीफ हमें काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दिए जब उन्होंने बात की, या फिर उस बयानी को माने जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं। देखिए, ये एक गैर जरूरी तौर पर बात फैलाई जाती है। कौन एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है, कौन नहीं है। यहाँ इस पाकिस्तान में कंट्रोल डेमोक्रेसी रही और इसमें सब ही एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं या कोई है जो नहीं है वो बनना चाहता है। तो ये पहले हमें ये भी तो तय करना चाहिए ना कि हम इस मुल्क में किस किस्म का सिस्टम चाहते हैं। क्या हम एक जेन्युइन डेमोक्रेसी चाहते हैं, कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहते हैं, या क्या चाहते हैं? तो अब टाइम आ गया है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं 75-76 सालों में, यहाँ एक करप्ट अशराफिया जो है और वो हर शोबा जिंदगी में मौजूद है, जिसकी वजह से जिसने पाकिस्तान की दौलत और कौमी वसाइल पर कब्जा किया हुआ है, जो 2% है और 98% जौन से हैं वो उनकी कोई दाद रसी नहीं है। जिनके लिए मुल्क कायदे आज़म ने बनाया था वो तो 98% गरीब और मिडिल क्लास थी। तो असल चीज जो इशू है पाकिस्तान का कि इस वक्त बैठकर उस मिडिल क्लास और गरीब को रिलीफ दिया जाए, और इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं जो मईशत है वो सियासत को खा रही है और खाती जाएगी जब तक आप इस मुल्क के पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अवाम के लिए भी बात होनी चाहिए, यकीनी तौर पर इस हवाले से भी मुशावरत जो है वो लंदन में हो रही होगी। नवाज शरीफ की जो वापसी है वो इस वक्त देख रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 21 अक्टूबर की डेट है, जिसे ऑफिशियल डेट कहा जा रहा है, उस तारीख को वापस आ जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पहले जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो दूर करें, फिर इस्तकबाल का कोई प्लान करें, फिर जलसे का कोई प्लान करें। देखिए, उनकी वापसी की तारीख का ऐलान भी शहबाज शरीफ साहब ने खुद किया जी लंदन में, और वो अभी तक तो जो हमारी मालूमात हैं कि 21 अक्टूबर ही उनकी वापसी की तारीख है, और हमें तो यही अभी तक तारीख मालूम है। इस बारे में मैं और क्या कर सकता हूँ जी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह
तैयारियां तो आप लोगों की जानिब से की जा रही हैं, तंजीमी तौर पर भी बड़ी मुतज़ाद इत्तलात भी फिर उस हवाले से मैं सुनने में आ रही हैं। जो कुछ रोज़ कबल 2 रोज़ कबल इजलास हुआ, मरीम नवाज़ उस इजलास में मौजूद थी, वहाँ पर स्पेसिफिकली जो पॉइंट आउट हुआ कि जो स्टिकर्स छपेंगे उस पर सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर होगी, इसके अलावा कोई तस्वीर नहीं होगी। तो अब ये जो बार बार कहा जाता है कि एक हमजा ग्रुप मौजूद है, एक मरीम ग्रुप मौजूद है, आपको लगता है कि विद इन द पार्टी भी कुछ रिफ्ट चल रही है? नहीं, ये देखें, ये बड़ी पुरानी लोगों की ख्वाहिशात हैं, बहुत अरसा दराज से कि जी शरीफ फैमिली में कोई आपस में इख्तलाफात की ख्वाहिश लोगों की है कि हों, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नवाज शरीफ पार्टी का कायद हैं, वो वाहिद लीडर हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ हों, कोई भी हों, वो नवाज शरीफ के कारकुन हैं जी। ये बड़ा क्लियर है और इस बारे में कोई पार्टी में इख्तलाफ नहीं है और कोई दो राय नहीं है जी। ठीक है किरमान साहब, सीनियर सियासतदान है आप। शहबाज शरीफ ने जिस तरह से पीडीएम की हुकूमत जब आप लोगों की आई वजीर आजम बनने का, आप समझते हैं कि वो फैसला उस वक्त दुरुस्त था? क्योंकि नवाज शरीफ भी उस वक्त हुकूमत लेने के हक में नहीं थे। तरीके अदम एतमाद के बाद इलेक्शन उस वक्त हो जाने चाहिए थे, और इस फैसले का जो नतीजा है कि आज मुस्लिम लीग नून काफ़ी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है, जिसकी वजह भी फिर शहबाज शरीफ ही होंगे। आप इससे इत्तफाक करते हैं कि बड़ी मुश्किल होगी जो आम इंतखाबात अब आगे आ रहे हैं, जलसे जुलूसों में क्या बात करेंगे? देखिए, आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है कि एक आईनी तरीके से हुकूमत को रुखसत किया गया था अदम एतमाद के जरिए, वहां तक मामला बिल्कुल ठीक है। और हमें चाहिए था असूली तौर पर जब रियलाइजेशन हो रही है और हुई है, और नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन में चला जाया जाए, लेकिन चूंकि मुल्क के हालात जौन से थे, वहाँ एक डिफॉल्ट का सारा सुबह दोपहर शाम बातें होती थी, तो फिर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने, और याद रहे कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, ये पीडीएम की हुकूमत थी जी। तो फिर तमाम लीडरान ने, कायदीन ने मिलकर फैसला किया कि अपनी सियासत को अगर कोई नुकसान पहुंचता है, डैमेज होता है तो हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को इस डिफॉल्ट की सिचुएशन से बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। तो जाहिर है उसका जो फॉल बैक है, उसके जो रिपरकशंस हैं, वो तो हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग बाशऊर हैं और वो समझते हैं कि किसकी क्या कारकर्दगी रही है। उनकी नवाज शरीफ की कारकर्दगी भी 2013 से 17 तक 18 तक उनके सामने है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, और इमरान खान की हुकूमत की 4 साल की कारकर्दगी भी उनके सामने है। तो लोगों को असल जो चीज है वो ये है कि इस मुल्क में फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। अवाम जिसको भी वोट दें, वो आपको वोट दें, मुझे वोट दें, जैद को दें, बकर को दें, बिल्कुल 100% शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, और जो पार्टी भी अक्सरियत हासिल करे उसको इक़्तिदार। ठीक है किरमानी साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि सियासत आप लोगों ने अपनी कुर्बान की, वो हमने भी देखा, मुश्किल फैसले किए, रियासत को बचाया गया डिफॉल्ट होने से, लेकिन इस चक्कर में फिर अवाम डिफॉल्ट कर गई। अवाम जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है, जिस मुआशी बहरान की तरफ हम बढ़ चुके हैं, आप लोग आ जाएंगे, क्या प्लान होगा, क्या करेंगे? देखिए, अवाम तो पिछले 75 और 76 साल से डिफॉल्ट कर चुके हुए हैं। अवाम का तो बहुत कम अदवार आए जिसमें उनका सोचा गया, जिसमें नवाज शरीफ के कुछ अधूरे अदवार थे। देखा जाए तो इस मुल्क, मैंने तो पहले अर्ज किया कि जिन लोगों के लिए कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क बनाया था, मिडिल क्लास और गरीब के लिए, तो यहाँ तो उल्टा काम हुआ। यहाँ तो करप्ट अशराफिया जौन सी थी उसने तमाम वसाइल पर काबिज हुई, अमीर अमीर तर हुआ, गरीब गरीब तर हुआ। अब लोग जो हैं वो सियासी नारेबाजी में या और किसी धोखे में आने को तैयार नहीं है। आपकी नौजवान नस्ल है जो इस वक्त 60-65% है जो वोट देने के काबिल है। आपको अब लोगों को एक आगे रोड मैप देना होगा, माशी प्रोग्राम देना होगा। अब सियासी नारेबाजियों से वोट नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बड़ा क्लियर अर्ज करता हूं। लेकिन जिन अधूरे अदवार की आप बात कर रहे हैं, अब कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो टेन्योर है वो वजीर आजम अपनी 5 साल की मुद्दत को पूरा कर सकेगा? इस हवाले से कोई मुशावरत हो रही है, ये कंफर्मेशन कैसे हो सकेगी? देखिए, ये तो मैं तो इसलिए करता हूँ कि ये तो पहले फैसला आप कर लें, फिर जो मुख्तदर हल्के भी हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, कि आया भाई आप इस मुल्क में किस किस्म का निज़ाम चाहते हैं। असूली तौर पर तो होना चाहिए कि जो भी 5 साल की हुकूमत आए उसको अनइंटरप्टेड 5 साल मिले, और वो उसके बाद इलेक्शन में जाए और एहतसाब हो, लोग एहतसाब करें उसका। लेकिन मैं जो इस वक्त लोगों का मूड देख रहा हूँ,
लोग इलेक्शन से ज्यादा, मैं जो देख रहा हूं पल्स है जो पब्लिक, लोग चाहते हैं कि इलेक्शनों से पहले करप्ट अशराफिया जो है उसका एहतसाब होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा नून लीग से आसिफ किरमानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। रानीपुर की फातिमा के कत्ल केस की बात करें तो अभी तक नन्ही फातिमा की रूह इंसाफ की मुतलाशी है। नन्ही फातिमा की मेडिकल रिपोर्ट से वाज़ेह हो रहा है कि इस नन्ही परी की मौत तशद्दुद से हुई है। पीरों की हवेली में फातिमा पर क्या बीती ये सिर्फ और सिर्फ फातिमा ही जानती थी। मुलजिम पीर फयाज शाह ने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद से 6 दिन की बुरी जमानत हासिल कर ली है, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को गिरफ्तार करने से ही रोक दिया है। फातिमा के वालिदैन ने पुलिस के रवैये पर बदएतमादी का इजहार भी किया था। इसके बाद निगरान वज़ीर दाखिला भी फातिमा के घर पहुंचे थे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नौशेर फ़िरोज़ से। आबिद ज़फ़र तूर ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद, बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। फातिमा कत्ल केस में जो तफ्तीश का अमल है वो इतना सुस्त क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी तक तो जो मोबाइल का कोड है वो ही रिकवर नहीं हो सका, तो इससे तो यही लग रहा है कि जो पुलिस है वो मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। जी बिल्कुल अनवार, मैं आपको बताता चलूँ कि घरेलू मुलाजमा फातिमा को मुबीना तशद्दुद के बाद कत्ल का ये मामला है। मेडिकल बोर्ड हैदराबाद ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी कर दी है। फातिमा केस की फाइनल रिपोर्ट पोस्टमार्टम न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फातिमा को तशद्दुद किया गया है जिसकी वजह से मौत वाक़या हुई है, जबकि मैं आपको मजीद बताता चलूँगा फातिमा की मौत तिब्बी नहीं हुई बल्कि तशद्दुद से मौत वाक़या हुई है। फातिमा के सर और सीने पर सख्त चीज के तशद्दुद के बायस हरकतें कलब रुक गई। हतमी पोस्टमार्टम प्रोफेसर ज़कीउद्दीन और दीगर मेंबर्स के दस्तखत से जारी की गई। जबकि मैं आपको बताता चलूँ सिंध के निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और IG सिंध गुज़िश्ता रोज फातिमा के घर पहुंचे। निगरान वज़ीर दाखिला और सूबाई वजीर ने फातिमा केस के मुतल्लक IG सिंध और SSP खैरपुर से मीटिंग भी ली है। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए और IG सिंध फातिमा के मजलूम खानदान से हमदर्दी के लिए आए हैं, मजलूम खानदान के साथ हैं, इन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि फातिमा केस में इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। फातिमा की वालिदैन की दरख्वास्त पर अब्दुल्ला कलोड़ो को इंक्वायरी से रोक दिया गया था। फातिमा को इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। रूपोश मुल्ज़मान छुप जाते हैं फिर जमानत ले लेते हैं। ठीक है, आप जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस वक्त सामने आ चुकी है और उसमें तशद्दुद के भी वाज़ेह जो सबूत हैं वो मौजूद हैं, तो फिर कल किन बुनियादों पर जो मुबैना मुजरिम हैं उनको जमानत उनकी मंजूर हुई है? जी बिल्कुल अनवार, मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्ज़िम पीर फयाज शाह हैं, हैदराबाद हाई कोर्ट से 6 दिन की अबूरी जमानत हासिल कर ली है। वाज़ेह है कि मुल्ज़िम फयाज शाह मरकज़ी मुल्ज़िम असद शाह के ससुर और हिना शाह के वालिद हैं। जमानत की कागज़ात हासिल कर ली थी। मुल्ज़िम फयाज शाह को अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया है। मुल्ज़िम हिना शाह ताहल पुलिस की गिरफ्त में न आ सकी, जबकि पुलिस मुल्ज़िम असद शाह के मोबाइल फोन का पिन कोड खुलवाने में भी नाकाम रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि 24 तारीख को इतवार के दिन नन्ही फातिमा का वो चैलेंज भी रखा गया है, लेकिन अभी तक इस केस में मैं आपको बताता चलूँ कि जो बासर अफराद हैं वो असरअंदाज हैं। जी ठीक है, जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर दाखिला भी फातिमा के घर पहुंचे थे, तो उनके जाने से कोई हौसले बुलंद हुए हैं? जो फातिमा के वालिदैन हैं वो क्या कह रहे हैं अब? जी मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज जो वज़ीर दाखिला निगरान सिंध हैं वो आए थे। उन्होंने उनका मौक़िफ़ भी सुना, उनसे हमदर्दी भी की और जो इंक्वायरी ऑफिसर था और उनके वालिदैन के कहने पर उन्हें चेंज भी किया गया है और उन्हें कहा गया है कि पूरे जो तकाजे हैं फातिमा केस के उन्हें जो है पूरे किए जाएंगे और आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हुकूमत निगरान वो आपके साथ है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस केस पर जो मरकजी मुल्ज़िम वो अब तक असरअंदाज हैं। जी ठीक है। अच्छा, इस तरह जितने भी केसेस सामने आते हैं उस पर हम यही देखते हैं कि वरसा पर फिर बड़ा प्रेशर होता है कि कहीं ना कहीं जो मामलात हैं उनको सेटल कर लिया जाए। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, जो ज़मीनी हकाइक हैं, जो मुजरिम है वो कैफरे किरदार तक पहुंच सकेंगे? जी
मैं समझता हूँ कि अभी जो इन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट दी थी पहले, उसमें तो वो बताया था कि जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था कि फातिमा को 2 से 3 दफा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था। लेकिन अभी जो 2 रोज कबल इन्होंने फाइनल रिपोर्ट जारी की है मेडिकल बोर्ड ने, जिसके प्रोफेसर और इंचार्ज जकीउद्दीन थे, उसमें ये जाहिर किया गया है कि फातिमा पर जिनसी ज्यादती का जो ना वो कोई शुबा नहीं है, बल्कि इसे जो ना सर और सीने पर चोट लगने की वजह से इसकी जो है ना वो मौत वाक़या हुई है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो खानवान के जो SHO हैं, अभी उन्हें तैनात किया गया है। कुछ रोज कबल पहले यहाँ पर मीर मोहम्मद रिंग थे, उनका तबादला मेहरापुर कर दिया गया है। और जराए से मालूम हुआ है कि SHO ने जो फातिमा के वालिदैन हैं उन पर प्रेशर डाला है कि आप इस मुकदमे से जो ना वो हाथ उठा लें, वरना जो ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस पादाश्त में इन्होंने वजीर दाखिला जो थे अपना निगरान सिंह ब्रिगेडियर हारिस नवाज, उन्हें भी आगाह किया। लेकिन वो जिस तरह रवायत बरकरार रखी जाती है कि जी हम इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी ठीक है। जो पीर असद शाह की अहलिया हिना शाह, उन्हें भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा सका? जी, अभी तक जो मरकजी मुलजिम है पीर असद शाह, उनकी जो अहलिया हैं हिना शाह, वो पुलिस जो और जो खुफिया इदारे हैं वो उन्हें गिरफ्तार करने में अभी तक नाकाम हैं। ठीक है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी है, जो सियासी असर रसूख है, वो आप देख रहे हैं कि इस केस में इस्तेमाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें सियासी असर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी आगाह किया कि जो इब्तदाई रिपोर्ट जारी की थी, इसमें उन्होंने ये बताया था कि फातिमा को जो है ना वो मतलब 2 से 3 दफा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर जो है ना वो कत्ल किया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई। लेकिन अभी जो ताहाल जो भी रिपोर्ट जो अभी आई है, जो 2 रोज कब पहले दी है फाइनल रिपोर्ट, उसमें यह जाहिर किया गया है कि फातिमा के साथ जिनसी ज्यादती नहीं हुई है, बल्कि सर और सीने में सख्त जो चीज है वो लगने से उसकी मौत हुई है। मौत उसकी तबी नहीं थी, और जिसकी वजह से उसे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उसे जो है ना वो कोई चीज जो ऐसी जो थी वो लगी है, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। ठीक है। अच्छा, जब ये केस मंजर यहाँ पर आया था, उस वक्त भी हमने देखा था कि उस इलाके में बहुत से ऐसे वडेरे मौजूद हैं, पीर मौजूद हैं, जिनके घरों पर बहुत से बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको अभी तक बाजियाब कराया गया है। और स्पेसिफिकली जो पीर असद शाह की हवेली है, वहां से भी और बच्चे और बच्चियों को बाजियाब करवाया जा चुका है? जी बिल्कुल, काफी हद तक जो SSP खैरपुर थे साबका, तो वो उन्होंने काफी हद तक कई बच्चियों को बाजियाब करा के उनके वालिदैन तक उन्हें जो ना पहुंचा दिया था। लेकिन अभी जिस तरह ही निगरान सेटअप आया, निगरान सेटअप के बाद जो बाअसर लोग थे वो इस केस पे असरअंदाज हो गए, और जिस तरह तफ्तीश पहले चल रही थी इस तरह जो ना वो नहीं हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद जफर तूर, नुमाइंदा नौशहर फेरोज, न्यू न्यूज़, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। फातिमा कत्ल केस में जो तफ्तीश का अमल है वो अब हमें सुस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक मोबाइल का जो पासवर्ड है वो भी रिकवर नहीं किया जा सका। और उससे अब यही लग रहा है कि जो पुलिस है वो मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती दिखाई दे रही है। पीर असद शाह की अहलिया को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो मुबैना मुजरिम हैं उनकी ज़मानत भी इस हवाले से मंजूर की गई है। निगरान वज़ीर दाखिला भी फातिमा के घर पहुंचे थे, यकीन दहानी उनकी जानिब से भी करवाई गई कि इंसाफ फराहम किया जाएगा, और अगर किसी भी किस्म का प्रेशर किसी भी तरफ से फातिमा के घर वालों पर आता है तो उनसे भी निपटा जाएगा। लेकिन ऐसा शायद हम देख रहे हैं हकीकत में होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बारहा फातिमा के जो वालिदैन हैं उन्हें इस हवाले से थ्रेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो इस केस को वापस ले लें। तो अब देखना यह है कि जो मुजरिम हैं कैफरे किरदार तक पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे, मामलात कहां तक जाएंगे, क्योंकि ऐसे केसेस में हमेशा सेटलमेंट की बात की जाती है। और पुलिस अफसरानी हैं जो कि लोगों पर हमें दबाव डालते दिखाई देते हैं, अपना काम शफाफ अंदाज में नहीं करते, तहकीकात शफाफ अंदाज में नहीं करते। और इस केस में भी अभी तक हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं कि जो नन्ही फातिमा है उसकी रूह अभी भी इंसाफ की मुतलाशी है। नन्ही फातिमा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिससे यह वाज़े हो रहा है कि उसकी जो मौत है वो तशद्दुद से हुई है, उसे जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। और पीरों की हवेली में फातिमा के साथ क्या हुआ है ये खुदा जानता है या फातिमा जानती है। जिस तरह से अब देख रहे हैं कि मुलजिम पीर फयाज शाह को भी सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद की तरफ से 6 दिन की अबूरी जमानत मिल गई है। जो बासर अफराद हैं उस इलाके के, वो इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में इस केस को हम बार बार हाईलाइट इसीलिए करते हैं कि उन लोगों की मदद की जा सके जिन पर इस हवाले से प्रेशर डाला जा रहा है, वालिदैन को प्रेशराइज किया जा रहा है। घर भी हमने आप लोगों को उनका दिखाया था, जिस तरह के घर में वो रहते हैं, उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या हैं। तो अदालत ने मुलजिम को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। फातिमा के जो वालिदैन हैं वो भी पुलिस के रवैये पर हमें एतमादी का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। और अब से कुछ देर बाद ही वनडे वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान होने वाला है और कल इस बात का फैसला कर लिया गया था। बोर्ड की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने मिकी आर्थर की सरबराही में कायम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ, कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान और साबिक कप्तानों मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज से भी मुलाकात की, जिसमें श्रीलंका में मुनक्किदा जो एशिया कप था उसमें कौमी टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया था। कमेटी ने आज सुबह 11 बजे वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर रखा है। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी ये है कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब उन्हें मुकम्मल फिट भी करार दे दिया गया है। अब क्रिकेट बाकायदा तौर पर अमेरिका भी पहुंच चुकी है, जिसमें अमेरिका में पहली बार अब हम देखेंगे कि जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है, अमेरिका अब उसकी मेज़बानी के लिए तैयार है। ये मैचेस न्यूयॉर्क, डलास और मियामी में होंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब से कुछ ही देर में जो पाकिस्तानी टीम है, स्क्वाड है, उस वाला है, कौन कौन से ऐसे सरप्राइजेज हैं जो हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने वक्त दिया और गुफ्तगू करने का मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से। और अनवर, जिस अंदाज से हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामलात हल होने को जो है दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान वो वाहिद टीम है इस मेगा इवेंट वर्ल्ड कप में, 10 टीमों ने हिस्सा लेना है इस इवेंट में और अब तक पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने अब तक ऐलान नहीं किया अपने स्क्वाड का। आया गुजरते गुजरते ये वक्त भी आ गया कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया, इंजमाम उल हक साहब जो हैं वो स्क्वाड का ऐलान करेंगे। 15 रुकनी स्क्वाड होना है, ताहम 3 इजाफी खिलाड़ियों को भी स्क्वाड के साथ रखा जाएगा। वजह दरअसल ये है कि पाकिस्तान के मुताबिक खिलाड़ी आया मसरूफ दिखाई दे रहे थे, जो अंदरूनी मामलात थे पीसीबी के, जिसमें हम देख रहे थे कि मैनेजमेंट उलझी भी दिखाई दे रही थी, तो खिलाड़ी भी काफी मसरूफ थे। कोई लंका प्रीमियर लीग खेलने गया हुआ था, तो कोई G20 लीग खेलने गया हुआ था। यही वजूहात थी जिसकी वजह से अब जब मेगा इवेंट आपको नेशनल ड्यूटी अदा करनी है तो मुतादिद खिलाड़ी आपके दस्तयाब नहीं है आपको, और इंजरी की वजह से दस्तयाब नहीं है। नसीम शाह के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो इंतहाई ज्यादा तशवीशनाक है और यही बताया जा रहा है कि नसीम शाह जो है स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। मेगा इवेंट में 20 साल के नसीम शाह हिस्सा नहीं होंगे, जिनके हवाले से एक बॉलर की अदम मौजूदगी। मेरे प्रोग्राम में चीफ सेलेक्टर साहब मौजूद थे और साबका चीफ सेलेक्टर हारून रशीद उस वक्त काफी पुरअज़म दिखाई दे रहे थे। उनका यही कहना था कि हमारे पास 12 से 13 जो है पाइपलाइन में बॉलर्स मौजूद हैं, हमारे पास तगड़ी बॉलिंग अटैक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बॉलर के अदम मौजूदगी के बाद आप इस सवाल पर आ गए हैं कि आया नसीम शाह का मुतबादिल कौन होगा, और आपको बिल आखिर अपने पुराने नामों पर ही गौर करना पड़ेगा। और हसन अली जो आज काफी ज्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, वो जो है मुतबादिल हो सकते हैं नसीम शाह के। और 3 जो रिजर्व खिलाड़ी हैं, जिसके हवाले से कल मोहम्मद हफीज की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया और फिर उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल किया। ताबिश, लेकिन एक चीज अच्छी ये हो गई कि जो हारिस रऊफ हैं उन्हें फिट करार दे दिया गया, वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नसीम शाह की जगह रिप्लेसमेंट अब हमें कोई नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल बिल्कुल बजा आपने फरमाया, इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मोहम्मद हसनैन के हवाले से बात की जाए तो वो भी हालिया जो लीग्स हुई थी उसमें खेलने के बाद इंजरी का उन्हें सामना था। शायकीन क्रिकेट का जो मुतालबा है मोहम्मद आमिर के हवाले से, तो ये सवाल मैं आपसे ही करता हूँ कि मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काफी अरसे से खेली नहीं है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में होने वाली जो क्रिकेट है उसमें वो नजर आते नहीं है हमें, और अब उन्होंने जो मेहनत की वो बाहर चले गए, उसके हवाले से भी उनकी काफी मेहनत है। वो खुद ही नहीं चाहेंगे कि जो आईपीएल का उन्हें चांस मिलना था, अब वो आईपीएल का चांस जो है वो भी हाथ से चले जाएगा। अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो बिल्कुल इस हवाले से विलिंग नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए नेशनल ड्यूटी दें। मेरे प्रोग्राम में साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज जब मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि उसने तो कोशिश की है मोहम्मद आमिर ने कि वो बाहर जाए, वहां मुकीम बने और वहीं रिहाइश करे और फिर वहां हासिल करे, तो क्यों चाहेंगे कि वापस से आए इधर। ठीक है, इसका मतलब फिर ये है कि जो मोहम्मद आमिर हैं वो फिर अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। एक और नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है सोशल मीडिया पर, हमने देखा, हम लोगों ने भी बड़ा डिस्कस किया, इमाद वसीम को लोग वापस देखना चाह रहे हैं टीम में। एक बड़ा स्क्वाड हम ऐलान करने जा रहे हैं जिसका आज, आपको लगता है इमाद उसका हिस्सा हो सकते हैं?
अगर साबका चेयरमैन पीसीबी नजम अजीज सेठी होते तो मैं ये कह सकता था इमाद वसीम हो सकते हैं, क्योंकि इमाद वसीम ने जिस क्रिकेट एकेडमी से अपने करियर का आगाज किया, डायमंड क्रिकेट एकेडमी में खेलते थे, और शकील शेख साहब जो नजम अजीज सेठी साहब के इंतहाई गरीब हैं, तो वो ये तमाम एक ही ग्रुप है, तो हम इन्हें देख सकते थे। लेकिन अब इन सूरत हाल में इमाद वसीम की जगह नहीं बनती। पहली बात यह कि काफी जोर डाला जा रहा है, नजम अजीज सेठी को भी बैकडोर से काफी ज्यादा 2 खिलाड़ियों के लिए जोर डाला जा रहा है, और दोनों खिलाड़ी जो है कराची किंग्स के हैं। हैरत तो इस बात की, इमाद वसीम मोहम्मद आमिर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी जाने इमाद वसीम ने 3 साल का अरसा गुजर गया है, एक रोजा क्रिकेट जिसको हम ओडिया क्रिकेट खेलते हैं वो उन्होंने अभी तक खेली नहीं है 3 साल के अरसे में। तो वो किस तरीके से पाकिस्तान के लिए कैरेबियन प्रीमियर लीग की बुनियाद पर क्या वो टीम में हो सकते हैं? मोहम्मद हफीज के इस्तीफा देने की भी वजह खास तौर पे ये नाम थे। एक तो सरफराज अहमद का नाम, साबिक कप्तान है आपके 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन कैप्टन, उनके हवाले से उन्होंने मुतालबा रखा कि उनको टीम में शामिल करना चाहिए मोहम्मद हारिस के मुतबादिल के तौर पर। दूसरा उन्होंने काफी जोर डाला इमाद वसीम के लिए, जब उनके दोनों नाम पर ना कप्तान राजी हुए ना इंजिमामुल हक साहब राजी हुए। आया वो कल जो मीटिंग हुई, कल जो इजलास हुआ, उसमें तो इंजिमामुल हक साहब जो भारी रकम ले रहे हैं और पीसीबी की भारी रकम उन्हें दी जा रही है, लेकिन वो कल उस इजलास में मौजूद नहीं थे। हैरान कुन तौर पर तो ये भी मुतालबात बाबर आजम के सामने आए कि शादाब खान, जिनकी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें नायब बिल्कुल ताबिश में यही तो इसी तरफ मैं आने लगा था कि जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग का सिलसिला है वो क्या अब खत्म होगा? कि जो बाबर आजम पर बड़ी तनकीद होती है कि वो अपने दोस्तों को ही टीम में रखना चाहते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनके जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जिन्हें उनका दोस्त कहा जाता है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, आपने दुरुस्त कहा कि जो लाइकिंग डिसलाइकिंग और ये नेपोटिज्म का जो कल्चर है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, ये अरसे दराज से चला आ रहा है। आपको याद होगा, हमें याद है, शायकीन क्रिकेट भी जानते हैं कि साबका कप्तानों के लिए मुनज़्ज़म अंदाज से इसी क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों ने हल्फ लिए, कुरान मजीद पर हल्फ लिए, किस कप्तान को तब्दील करना है, किसको रखना है, क्या नहीं करना है, क्या होना है। मैच से पहले के कप्तान के साथ खड़े थे, मैच के बाद कप्तान के खिलाफ खड़े थे। ये सब इसी क्रिकेट में हुआ। बाबर आजम जब कप्तान बने तो उन्हें भी, अब हालिया जो इंटरव्यू आप अगर देखेंगे साबिक वजीर आजम की जानिब से कहा गया, उन्होंने एतराफ किया कि उनकी ईमा पर उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कई मरतबा, मुतादिद मरतबा मैंने भी राब्ता करने की कोशिश की है, मेरी टीम भी राब्ता करने की कोशिश करती है, एहसान मानी साहब जवाब नहीं देना चाहते। ये सवाल जब उनसे किया जाता है कि आपने कप्तान जो चैंपियन कैप्टन था 2019 के अंदर, टीम की परफॉर्मेंस बेहतर थी, टीम के अंदरूनी मामला काफी कशीदा थे लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर थी, आपने सिर्फ उस कप्तान को जिसने 11 कंसेक्यूटिवली T20 सीरीज आपको जिताई, आपने सिर्फ उसको इस बुनियाद पर हटा दिया कि वो आपको पसंद नहीं था, उसका जो मामलात थे वो काफी कमजोर थे, आपने एक कप्तान को बना दिया, दूसरा कप्तान ले आए उसके सर पर, और ना सिर्फ आपने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की जिम्मेदारी दी, अपकमिंग जो स्टार बन सकता था पाकिस्तान के लिए, काफी खिदमत दे सकता था इस फॉर्मेट में, आपने उसके कांधों पर जिम्मेदारियां डाल दी, और फिर उसके ही जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि जो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो भी फिर अब हमें खराब होती दिखाई दे रही है। अच्छा, जिस तरह से रेगुलर स्पिनर्स जो हैं उनकी हमारे पास बड़ी कमी है, एक अच्छा स्पिनर फिर अब कहां से प्रोड्यूस किया जाए? शादाब के लिए कोच की बात की जा रही है, 24 करोड़ का मुल्क है, एक अच्छा स्पिनर हमारे पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। असल में दरअसल कानी कल जो इजलास हुआ जिसके बाद कानी मंजरनामे पर आई, कई ऐसे जो है चशम कुशा इंकशाफात सामने आए जिसके हवाले से आप और हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, शायकीन क्रिकेट भी जो है निगाहें जमाए बैठे थे, और यही सब कुछ हुआ। कल हमने देखा मॉर्नी मॉलकर ने भी अपनी जिम्मेदारियों से जो है हाथ हटाते हुए, पीछे हटते हुए दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आपको अगर स्पिन अटैक को बेहतर करना है तो आप स्पिन बॉलिंग कोच ले आए। इससे पहले आपको याद होगा शादाब खान ने अपने सुतर के हवाले से मुतालबा किया था और उन्होंने कहा था कि बॉलिंग कोच अगर कोई होना चाहिए हमारे लिए तो स्पिन बॉलिंग कोच भी होना चाहिए। तो वाज़े तौर पर एक मुनज़्ज़म अंदाज के साथ खिलाड़ियों और फिर उनकी लॉबिंग चल रही है। अभी तक आप देखें ताकीरी हरबा यहां तक अपना लिया गया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों का क्यों नहीं हो रहा है? 3 माह का वर्क गुजर चुका है, होना था, मुख्तलिफ सीरीज गुजर गई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों का नहीं हो रहा है। खिलाड़ी प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, बोर्ड पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, बैकडोर उनके एजेंट्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं या किसी तरीके से हालात को काफी ज्यादा खराब कर दिया जाए ताकि जो भी सिलेक्शन कमेटी है या फिर जो भी मैनेजमेंट है वो मुश्किल में हो।
ठीक है। अच्छा, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। जिस तरह से हरभजन सिंह को हमने देखा, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी टीम है वो वनडे फॉर्मेट की एक एवरेज टीम है, जबकि आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हम रहे हैं। और आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हरभजन? एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने हमें किया था अंडर एस्टिमेट। सर, मुंह की खानी पड़ेगी हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान हमेशा से ये कोशिश करता है। मेरे प्रोग्राम में भारत से एक साफी मौजूद थे और उन्होंने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मैं पहले मैच के बारे से बात कर रहा हूं जो हमने राउंड मुकाबला खेला था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुआ था, और आपको याद होगा 66 पर 4 खिलाड़ियों को चलता बनाया था। यही विराट कोहली थे, यही रोहित शर्मा थे जो चलते हुए आपको पवेलियन की तरफ दिखाई दे रहे थे। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के गेंदबाजों ने किया था। हमने ही इनको जो है दिन में भी तारे दिखाए और रात में भी तारे दिखाए, उनमें ये सलाहियत है। और इसका एतराफ मेरे प्रोग्राम में जो है साबिक जो क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर है हिंदुस्तान के, उन्होंने भी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से मुताल्लिक। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद आलमी बरादरी में भी शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। अमेरिका की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रिन वॉटसन ने हरदीप सिंह के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाए जाने पर जोर दिया है। और उधर बरतानवी वजीर खारजा ने भी कनाडा को इस कत्ल की तहकीकात की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनका भी ये मुतालबा सामने आया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो हुकूमत है, उन्होंने कनाडा के लगाए गए इल्ज़ामात पर शदीद खदशात का इजहार किया है। इन खदशात के बावजूद भारत से अलहदा वतन का मुतालबा करने वाली आज़ाद खालिस्तान तहरीक के एक और सिख रहनुमा डोल सिंह को कनाडा में कत्ल कर दिया गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसी मिसाल बन रही है। जिस तरह से भारत ने कनाडा में मुकीम अपने शहरियों को मोहतात रहने की अपील की है, और अब कनाडा की जानिब से भारत की इस सफरी एडवाइजरी को भी मुस्तरद कर दिया गया है। और साथ ही साथ भारत ने कैनेडियन शहरियों के लिए अपनी वीज़ा सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। सीनियर रहनुमा खालिस्तान तहरीक हरमिंदर सिंह खालसा हमारे साथ मौजूद है। हरमिंदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से अब हम देख रहे हैं कि भारत पर इस हवाले से प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। आपको लगता है कि सिफारती तौर पर कोई प्रेशर पड़ा है भारत पर? बड़ी मेहरबानी जी आपकी। बात यह है कि जैसे आपने पूछा ना कि वो तहकीकात करवा रहे हैं, वो तहकीकात तो करवाएंगे नहीं। और देखिए बात यह है, जिस बंदे ने खुद वो कत्ल करवाया हुआ, वो कैसे उसकी इंक्वायरी करवा सकता है? इंक्वायरी तो कनाडा ने करवा दी। कनाडा ने सिर्फ इंक्वायरी नहीं कराई, बल्कि उन्होंने जैसे आपने बोला कि जस्टिस ट्रूडो ने अपने हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर उन्होंने बताया कि आपके खुफिया एजेंसियों ने ये कत्ल किया। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो थी नहीं, है ना? ये तो उन्होंने पूरी तहकीकात कर अमेरिका की एजेंसी उनके साथ, बताता चलूं कि उनकी एजेंसी उनके साथ, कनेडियन एजेंसी के साथ कोई पक्के सबूत मौजूद होंगे तो फिर कनाडा की तरफ से बात की गई है। ये तो हो ही नहीं सकता ना। एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये, किसी मुजाहरे में जाकर उन्होंने वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी है, वो कॉमन हाउस में दिया और सारी पार्लियामेंट उनके साथ थी। और उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि एक कनेडियन को उनके घर में आकर उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। मैं कहता हूं कि ये बहुत फराख दिली है उनकी, जस्टिन ट्रूडो की। लेकिन हरमिंदर साहब, सॉरी टू कट यू, जो हम भारतीय मीडिया पर देख रहे हैं, भारतीय सियासतदानों को देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इसराइल फलस्तीन में कोई कार्रवाइयां कर सकता है अपनी स्टेट की सेफ्टी के लिए, अमेरिका किसी भी मुल्क में जाके कार्रवाइयां कर सकता है, उसी तरह भारत को भी हक हासिल है। ये बड़ी अजीब किस्म की तौजीहात वो पेश कर रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन का मुझे कोई भी रूल, कोई भी ऐसी शिक बता दीजिए जहां पर ये लिखा हुआ है कि हर उस मुल्क को ये हक है कि जाकर किसी को, इनोसेंट बंदे को जाकर मार दे। बताइए कहाँ लिखा है यहाँ पर? या तो है ना, ये आपने अपने रूल्स बना दिए, अलग सी बात होगी। पर मुझे ये बताइए कहाँ पर लिखा है कि यूनाइटेड नेशन की कोई रूल मुझे बता दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि भाई हाँ आपको हक है भाई, आप जाकर किसी मुल्क में जाकर किसी शहरियत को जाकर उसको जाकर मार दें। कहाँ लिखा है बताइए मुझे।
बिल्कुल रूल बुक से तो हिंदुस्तान बिल्कुल बाहर है, क्योंकि अभी जो अमेरिका का आशीर्वाद है वो इंडिया को हासिल है चाइना के अगेंस्ट जाने के लिए। अच्छा, भारत को लेकिन हरदीप सिंह निजार से मसला क्या था? मैं आपको क्लियर कर दूं, अमेरिका का ठीक है अभी हाथ होगा, लेकिन अमेरिकन एजेंसीज ने मिलकर कनेडियन एजेंसी मिलकर तहकीकात की हैं। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज भी शामिल थी, न्यूजीलैंड की एजेंसीज भी शामिल थी। बिल्कुल। अब ये है कि उनको, अब उनके अंदर भी तो कोई रियलिस्टिक, कोई हकीकत पसंद बंदे तो बैठे होंगे ना, जो इस चीज के इसकी गवाही देंगे भाई नहीं ये जो किया है ये इंडियन एजेंसीज ने किया है। अब बार बार जस्टिस ट्रूडो क्यों ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इसमें हेल्प करें ताकि हम इसकी बॉटम तक पहुंच सकें। अब बॉटम क्या है, देखिए बॉटम क्या है उसका। बॉटम ये है कि उनके पास पता है कि ये इन्होंने करवाया, इन्होंने फला बंदे इधर आए, उन्होंने इनसे बात की, अब वो उनको लिस्ट देंगे ये बंदे हैं आपके जैसे, मैं सॉरी टू से मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं डरता नहीं हूं मैं। लेकिन हरमिंदर आखिर जो मसला था प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो भारत को हरदीप सिंह निजार से मसला क्या था कि भारत इस हद तक चला गया, जिस तरह से पाकिस्तान में भी हमने देखा परमजीत सिंह का कत्ल हुआ। भारतीय जो सिख रहनुमा हैं पूरी दुनिया में, भारत अभी उन्हें टारगेट कर रहा है। मैं ना उसके ऊपर आता हूं। देखिए हरदीप सिंह निज्जर जो थे वो एक बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे इंसान थे, इबादत करने वाले इंसान थे। वो सरी जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और एक बहुत ही इंसानियत को प्यार करने वाले बंदे थे वो। लेकिन वो बिल्कुल संघर्ष से जो हमारा चल रहा है खालिस्तान का, उसके साथ जुड़े हुए थे। वो बहुत एक्टिव थे वो, और उन्होंने कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की। यहाँ पर एक्टिविटी की होती तो कनाडा ने पकड़ कर पहले कवानीन है वहां पर, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे लॉज हैं वहां पर ना। अगर वो हर जगह सीसीटीवी वो बने हुए हैं, लेकिन राइट टू स्पीच जो है वो हक है हर बंदे का। वो यूरोप में या कनाडा में है तो जो कानून तो सबका यही कहता है कि भाई आपको हक है अपना कहने का, अपनी बात कहने का बोला जाता है। मुझे चाहिए तो आपको लगता क्या है हरमिंदर, मसले कहां से शुरू हुए हिंदुस्तान और कनाडा के बीच, जब रेफरेंडम हुआ कनाडा में? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये हरदीप सिंह जी निज्जर एक बहुत ही एक्टिव लीडर थे, और वो खालिस्तान की तहरीक से जिस तरह से वो बहुत हाई प्रोफाइल के ऊपर चले गए थे, वो इंडिया ये चाहता था कि एक आदमी को मार दें ताकि दूसरों का मोरल डाउन हो जाए। यूरोप में जो बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ताकि वो ये आवाज ना उठाएं खालिस्तान की ना जी। तो इस वजह से उन्होंने हरदीप सिंह जी को, निज्जर जी को उन्होंने निशाना बनाया। वैसे वो बहुत ही प्यारे इंसान से, मैं क्या बताऊं, उनके जनाजे के ऊपर आप देखिए माओ ने अपने बेटों को, बच्चों को लेकर वहां पर गए कि ये देखिए आपका मुजाहिद बैठा हुआ है, ये लेटा हुआ है आपका। और अच्छा, ये जो रवैया है हरमिंदर, ये जो रवैया है हिंदुस्तान का, ये तकसीम हिंद से ही है। ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है और एक दीदा दलेरी के साथ जो अक़लियतों पर वहां पर मजालिम किए जाते हैं, तो ये तो उनके चेहरे पर जो चढ़ी एक सेकुलरिज्म है उसका जालीपन है, और उसका ताज़ा तरीन सबूत है जो कि हुआ है हरदीप के साथ। जो अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले हैं वो अपने बशिंदों पर रोज़े अव्वल से ही वो इस तरह की हरकतें करते आ रहे हैं। हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं ये। अरे ये तो उनका है भैया, पर हमारी भी तो गलतियां हैं ना, हम उसको लाते नहीं है मीडिया में। हमारे पास गट्स ही नहीं है, हमारे पास सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। हम सच बोले ना कि भाई क्या कर रहे हैं वो, हम छोटी सी बात होती है हम डर जाते हैं। देखिए ना, हमारी भी तो गलतियां हैं ना। अब ये जस्टिस ट्रूडो को मेरा सलाम है, उनको कमाल कर दिया उन्होंने, पूरी दुनिया में बताया ये सच है। एक आम आदमी है वो, ये नहीं है कि वो गोरा था वह जो ऐसा था, नहीं, वो इंसान था, वो कनेडियन था, उसको आपने मार दिया। देखिए ना, ये फराक दे दिया। ऐसे बंदे हमें चाहिए जो उनकी जब आप ऐसे सच बोलेंगे तो वो ऑफ कोर्स इंडिया वो आपने जो आप चीजें कही वो करता है, वो करेगा, लेकिन कम से कम दुनिया को तो पता चलेगा ना कि भाई ये क्या कर रहा है।
ठीक है हरमिंदर, जिस तरह भारत तो अब हम देख रहे हैं कि 1984 से लेकर आज तक हजारों सिखों को कत्ल कर चुका है। अभी मणिपुर का वाकया पेश आया है, जिस तरह से वहां पर ईसाइयों पर जुल्म किया गया, उन्हें जलाया गया, उनकी औरतों को बरहना किया गया। मुसलमान अकलियतों की जब हम बात करते हैं, इवन जो उनकी अपने हिंदू ऐसे कुछ अकलियतें मौजूद हैं, जिस तरह से बहुत सी उनकी जात पात वाले इशूज हैं वहां पर आप क्या समझते हैं कि अब इन चीजों का क्या हल है? देखिए, पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाना है उसको, इंडियन स्टेट। मतलब कि आपने तकरीबन आप उनके हाई ऑफिशियल्स की भी वीडियो सुनी होंगी, वो सरेआम कहते हैं कि यहाँ पर रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। पर बात ये है कि हमारा मजहब, जब इस्लाम में भी ये चीज नहीं है कि हम हर इंसान को हक है। आप पाकिस्तान में देखिए ना, सिख भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। उनसे पूछिए ना, उनकी जाकर आप तो अखबार एक इदारा चलाते हैं, उनसे जाकर पूछिए वो कैसे रह रहे हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो वो फिर क्या, वही वो जो कोई ऐसा अपना हक मानता है उसको वो दबाते हैं। ठीक है। और अब जो कल हम देख रहे हैं, एक और अरमा डोल सिंह को भी कत्ल कर दिया गया है, और एकदम से एक नई कहानी सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अरसा दराज से जेल में मौजूद है, वहां बैठकर वो अपना गैंग चला रहा है, इन चीजों को रन कर रहा है। अब उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि वो ये कबूल कर रहा है कि इन कत्ल के पीछे वो है। देखिए, बात ये है कि ये उनको सामने लाते हैं ये, लेकिन उनके पीछे एजेंसीज होती हैं, राज के पीछे है, और वो करवाती है। वो खुद थोड़ा कहेगी, आप भी कनाडा में उन्होंने थोड़ा कुछ कहेंगे कि हमने किया। वो तो ऐसे ही जो गैंग्स बंदे हैं वो लेकर सामने आ जाते हैं। वो जितने भी उधर कत्ल हुए वो रान ने करवाए हैं। और इसमें दो तो राय है ही नहीं ना, अभी और चीजें भी सामने आएंगी। अभी आप देखिएगा, अभी तो आप जस्टिस ट्रूडो ने यही कहा ना कि आपका हाथ है। अभी आप 2-4 दिन में देखिएगा वो इसके सबूत लेकर आएंगे सामने कि भाई ये चीजें हुई हैं। फिर उनके पास क्या जवाब होगा? वो तो इन्होंने बोलना ही है, वो जरा कहाँ है और काला है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा खालिस्तान तहरीक हरमिंदर सिंह खालसा हमारे साथ थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कल हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी जहां पाकिस्तानियों का जाती डाटा हैक होने की खबर थी, जो कि जंगल में आग की तरह फैल चुकी है, जिसके बायस मुल्क भर में तशवीश पाई जाती है। और अब डाटा लीक के मामले पर रेस्टोरेंट्स को जो सॉफ्टवेयर फराहम करने वाली कंपनी है, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम से किसी भी किस्म का डाटा लीक नहीं हुआ, तमाम डाटा हमारे पास महफूज है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को पूरा करता है। इससे पहले खबर ये आई थी कि हैकर्स ने रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया है, जिसके बायस 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों का जो पर्सनल डाटा है वो इंटरनेट पर फ़रोख्त के लिए दस्तयाब है, जिनमें उनका मोबाइल नंबर भी है, जिनमें उनके जो डेबिट कार्ड्स हैं या क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके नंबर भी मौजूद हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डाटा रिकवरी एक्सपर्ट मुजम्मिल रशीद ने। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो अब किसका वर्जन हम माने, हैकर्स का वर्जन माने कि वो डाटा को हैक कर चुके हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है कैसा भी कुछ नहीं हुआ? थैंक यू सो मच। अब बात कुछ इस तरह है कि कल से एक बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे एक बात सुनने को मिल रही है कि रेस्टोरेंट्स का डाटा लीक हो गया। जी। अब वो लीक किस तरह से हुआ है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, हालांकि रेस्टोरेंट में ही नहीं, हम फ्यूल भरवाते हैं गाड़ी में, कहीं पे भी हम अपना कार्ड यूज़ करते हैं। अब जो कार्ड है ना वो दो तरह के हैं। एक कार्ड ऐसा है जिसको आप मशीन के ऊपर जस्ट टच करते हैं और आपको पिन नहीं देनी पड़ती, और एक कार्ड ऐसा है जो ओल्ड कार्ड है, उसमें आपको पिन देनी पड़ती है। अच्छा जी, जो डाटा है, जो कंपनी है जिसका अभी मौक़िफ़ सामने आया है, तो हैकर्स ने क्या किया है कि वो तकरीबन 20 लाख लोगों का डाटा है, जो कि 2 बिटकॉइन जिनकी मालियत बनती है $52,000, $1.5 करोड़ पे आप मेरे ख्याल पाकिस्तानी बन जाएगा ये तकरीबन इतना बन जाएगा। वो कहते हैं कि 2 बिटकॉइन में आप हमसे डाटा ले लें, उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, कार्ड के नंबर्स, उनकी पिन्स। अच्छा, फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि कंपनी ये कह रही है कि नहीं हमारा सिस्टम तो सिक्योर है, हम किसकी माने? तो हैकर्स ने क्या किया है कि वहां पे कुछ डाटा सैंपल के तौर पे भी भेजा है, बिल्कुल भेजा है, तस्वीरें हैं। हाँ जी,
और अभी सुबह मैं इस बारे में ही पढ़ रहा था और मैं साइबर सिक्योरिटी पे रिसर्च करता रहता हूँ, तो मुझे पता चला है कि जो मेरे ज़राए हैं ना, वो मुझे उनसे पता चला है कि ये डाटा लीक हो चुका है। ठीक है, ये लीक हो चुका है और ये किसी ना किसी ने अब तक खरीद भी लिया होगा। अब ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है, इससे पहले भी ये होता है, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हो रहा। और इससे पहले GB व्हाट्सएप का डाटा बिका, फिर उससे पहले हमारे बहुत सेंसिटिव ऑफिस हैं जहाँ पे बैठ के मुल्क के फैसले किया जाते हैं, वहाँ की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी बिकी। अब आप ये देखें कि अगर GB व्हाट्सएप का डाटा आ सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग्स आ सकती हैं, वज़ीर आज़म हाउस का डाटा आपको मिल सकता है डार्क वेब पे, तो ये तो कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको सिक्योर फिर किस तरह से बनाया जा सकता है कि उसको कोई हैक ना कर सके? वो भी तो कोई तरीका मौजूद होगा। जो शख्स ये सॉफ्टवेयर बनाता है ना, या जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर बनाती है, इसको तो फिर उसी ने सिक्योर करना है ना, कि वो उनके गेटवेज, उनकी फायरवॉल्स, उनके जो प्रोसेस हो रहा है वो लॉगरिथम कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग लॉगरिथम होगा, कुछ अर्सा पहले तक देखें ना कि आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाया करती थी, लेकिन अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी फेसबुक आईडी हैक हो, जब तक आप खुद एक्सेस नहीं देते। इसका मतलब है कि उस कंपनी के सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं तो लूप होल है ना, कि वो इतना सारा डाटा। अच्छा, एक और जराए से ये पता चला कि ये भी हो सकता है कि उसी कंपनी ने खुद भी ये डाटा डार्क वेब पे दे दिया हो, कि इतना पैसा शायद उन्होंने वो सॉफ्टवेयर बेच के ना कमाया हो कि वो एक ही दिन में वो 2 बिटकॉइन जो कि $52,000 इस केस में तो हम देख रहे हैं जैसे एक डिमांड की जा रही है 2 बिटकॉइन की, जो कि पाकिस्तानी मालियत देखें तो कोई 1.5 करोड़ बनती है। तो वैसे डाटा ब्लैकमेलिंग के लिए भी फिर लोग हैक करते हैं? सर, डार्क वेब पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। आपको इलीगल वेपन्स चाहिए, डार्क वेब पे मिलेंगे। किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, डार्क वेब पे मिलेगी। चाइल्ड अब्यूज वहाँ पे होता है। कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है कि जो इलीगल और वहाँ पे ना होता हो। एक इंटरनेट वो है जो हम यूज करते हैं, और वो है सिर्फ 10 से 20%। वो जो 80% है ना, वो डार्क वेब को आप कह सकते हैं। ठीक है। अब जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जैसे अगर मैं अपनी मिसाल अगर दूं, मैंने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, मेरा जो तमाम डाटा इस वक्त लीक हो गया, और अगर वो डार्क वेब पर चला गया है, तो मेरी कहाँ सुनवाई होगी? मेरे पास क्या अब ऑप्शंस मौजूद हैं? हम क्या कर सकते हैं? चंद कुव्वतें हैं जो कि डार्क वेब को चलाती हैं, और आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया का जो वेब है ना, उसके ऊपर उन कुव्वतों का होल्ड होता है। तो अब आपका अगर डाटा लीक हो गया है या आपका डाटा डार्क वेब पे मौजूद है, तो आप उसको डिलीट नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके लिए फिर प्रॉपर आपकी एक बहुत बड़ी बैकएंड के ऊपर एक टीम होनी चाहिए। तो अब इतनी बड़ी टीम तो पाकिस्तान में नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में इतनी बड़ी टीम्स है भी, तो अब तो वो डाटा एक जगह से निकलता है तो वो तो आगे से आगे चला जाता है। तो उसका नुकसान क्या होगा? जैसे फर्ज करें अगर मेरा ID कार्ड नंबर किसी को पता चल गया, मेरा फोन नंबर किसी को पता चल गया, घर का एड्रेस पता चल गया, नुकसान हमें क्या होगा इससे? इस पे कुछ भी हो सकता है। आप ये देखें ना कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल नहीं रही, तो वो तो आपका ID कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, और फिर ATM के बैक पे जो सबसे अहम चीज होती है ना, 3 डिजिट का कोड, वो देना होता है। और ऑनलाइन शॉपिंग, अगर कल को कोई आपके कार्ड से शॉपिंग कर लेता है तो कितनी एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। फिर इसी तरह से आपके ID कार्ड पे आपका फैमिली ट्री निकल आता है। बहुत सारे लोग ये सर्विसेज देते हैं, फैमिली ट्री निकल आता है, तो वो वहां से आपके तो पूरे खानदान का पता निकाल लेगा ना। इसमें जो सबसे ज्यादा अभी तक जो हमें खतरनाक बात लग रही है वो यही है कि जो आपके कार्ड को यूज किया जा सकता है, उससे ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है। उसको मैं चाह रहा हूं आप जरा डिटेल में थोड़ा समय बताएं। सर, ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना, उसका ये तरीकाकार है कि आप अपने कार्ड का जो नंबर है वो लगाते हैं जी। फिर उसके बाद वो बैक पे 3 डिजिट का जो कोड है ना वो लगाते हैं। फिर एक आधा उसका गेटवे होता है कि ठीक है, नाम मुकम्मल करें या फिर वेरीफाई करें, या OTP आ जाता है जी। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, चाइनीज कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपकी OTP बाईपास करती हैं। अच्छा, अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप बनाया किसी नंबर के ऊपर, और वो OTP आपकी बजाय किसी और के पास चला गया, तो आपके नंबर पे तो व्हाट्सएप उसका हो गया ना। तो इसी तरह से OTP सर्विसेज देती हैं कंपनीज, और डार्क वेब पे भी ये सर्विस आपको इजीली मिल जाती है। छोटी सी सर्विस है। तो ये जितनी भी आप लोगों ने एयर टिकट्स खरीदनी है, बाहर की यूनिवर्सिटीज में फीस देनी है, फीस है $10,000, और आपको बंदा कहता है कि $5,000 दें और आपकी फीस जमा करा दूंगा। टिकट है 1 लाख रुपए की, और बंदा कहता है कि 20,000 दें, तो वो सारा कुछ बैकएंड पे यही हो रहा होता है।
तो वो लोग, ये एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर हम कहीं गए हैं, हमने खाना खाया या हमने फ्यूल भरवाया तो हम कार्ड स्वैप कर देते हैं और उससे पेमेंट हो जाती है, जिसको पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छा कहा जा रहा है कि टैक्स नेट में हम लोग सब लोग आ जाएंगे, तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा। तो फिर अब हमें कहाँ एहतियात करनी है? जहाँ पे टेक्नोलॉजी रहमत है वहाँ पे जहमत भी है। इस जहमत से निपटना भी हम लोगों ने। एक चीज जो गलती सबसे ज्यादा हम करते हैं ना, कि गाड़ी में बैठ के फ्यूल भरवाया तो कार्ड जो है वो उसको दे दिया, पंप वाले को दे दिया। कहीं पे खाना खाया तो अपना कार्ड वेटर को दे दिया, वेटर जाता है वो जस्ट टच करता है, वो वायरलेस टाइप की एक गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, वो टच करता है मशीन के साथ तो पेमेंट हो जाती है। अब आपको ये नहीं पता, फिर बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैसेज देखना भी पसंद नहीं करते, ठीक है, कि कितने की डिडक्शन हुई है, तो कभी भी अपना जो कार्ड है ना वो किसी को ना दें। फिर आजकल बहुत ज्यादा ये स्कैम है कि मैं फलां बैंक से बात कर रहा हूँ या मैं फलां बैंक से बात कर रही हूँ, तो आपका हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। वो लोग आपको पूरा नाम बता देते हैं, फादर नेम, आप लोग तसल्ली करते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरा फादर नेम इसको पता है, तो वो आपसे एंड वाले कुछ डिजिट्स पूछ लेते हैं, आपके मोबाइल पे ओटीपी आया। तो कभी भी आप लोगों ने ये प्रैक्टिस नहीं करनी, इस तरह की कोई डिटेल्स शेयर नहीं करनी। अच्छा, हैकिंग का एक लास्ट क्वेश्चन है कि इसको कोई किसी पॉजिटिव काम के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो एथिकल हैकिंग कर रहे हैं। राफे बलोच साहब का मैं नाम लेता हूँ, इरफान मलिक हैं, एआई में काम कर रहे हैं। राफे बलोच तो बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का प्राउड है। तो कभी इन लोगों का हमने नहीं सुना होगा कि इन लोगों ने कोई गलत काम किया है। तो हैकिंग को सिर्फ नेगेटिव कामों में नहीं, पॉजिटिव के लिए भी यूज किया। जी, बहुत शुक्रिया। डाटा रिकवरी एक्सपर्ट मुजम्मिल रशीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कराची में बढ़ते हुए जराइम से मुतालिक, जहां कराची में डाकुओं ने नया तरीका वारदात ढूंढ निकाला है। पुलिस ये बता रही है कि मुख्तलिफ वारदातों की तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि वारदातें करके फरार होने वाले जो बेशतर मुल्जिमान हैं वो फूड राइडर्स के बैग उठाए हुए होते हैं, क्योंकि फूड राइडर्स को आमतौर पर चेकिंग के दौरान पुलिस की जानिब से नहीं रोका जाता, इसलिए वो वारदातों के बाद बआसानी फरार हो जाते हैं। कराची में जराइम की सूरत हाल किस कदर ख़राब है, इसका अंदाज़ा इस रिपोर्ट से होता है कि कराची में इस साल के 9 माह के दौरान 60,000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो स्ट्रीट क्राइम्स वहाँ पर हमने देखा कि रिपोर्ट हुए हैं। 60,000 के करीब जो लोग थे उनके साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं, जबकि डकैती मज़ामत पर कम अज़ कम 100 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है जहां जराइम बेकाबू हो चुके हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उबैद शाह ने हमें ज्वाइन किया। उबैद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कराची में इस वक्त जो जराइम के हवाले से सामने आई है, ये सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और पुलिस की जो कारकर्दगी है, पुलिस के हालात हमें बता रही है। जी बिल्कुल, शहर कायद के अगर हम स्ट्रीट क्राइम के शहर कायद में जो बढ़ते हुए जराइम की बात करें तो क्या ही कहने हैं कि यहाँ पर इस शहर में तो गटर के ढक्कन तक महफूज नहीं है, तो जेब में पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन कैसे महफूज रह सकता है। गुज़िश्ता साल 84,000 वारदातें हुई थी और अभी 8 माह में 60,000 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस का जो डेटा है उनके मुताबिक 82 अफराद जो हैं वो डकैती मुज़ाहमत के दौरान कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हम बताती हैं उनमें ये तादाद 100 के करीब पहुंच गई है। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें गुज़िश्ता 2 दहाइयों से चली आ रही हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें तेजी आई है। यही वजह है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने भी, डकैतों ने भी कुछ नए तरीके इख्तियार किए हैं। कल ही एक कोरंगी का इलाका है बिलाल कॉलोनी, वहां पर एक घर में डकैती होती है। एक कार में सवार 8 अफराद जो हैं वो घर के अंदर दाखिल होते हैं और अपने आप को हसास इदारे का एहलकार कहते हैं और घर में तलाशी के बहाने दाखिल होते हैं और नकदी, सोना, जेवरात और तमाम चीजों की बासानी लूट मार करके वहां से फरार हो जाते हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने पुलिस की वर्दियां भी पहन रखी थी। जब मुद्दई थाने जाता है, दरख्वास्त देता है, एफआईआर लॉन्च होती है तो पता चलता है कि इस तरह की कोई किसी इदारे की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई। तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हों, डकैत हों, उन्होंने नए नए रास्ते, नए नए तरीके इख्तियार किए। कहीं फूड पांडा के बैग के हमरा वो वारदातें कर रहे होते हैं। इस तरह भी हुआ है कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल की टंकी पे बिठाने के बाद भी कुछ स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने वारदातें की हैं। दफातर जाते हुए पैंट शर्ट पहने हुए हैं, टाई लगाई हुई है, लैपटॉप की तरह का एक बैग टांगा हुआ है और चलते चलते स्ट्रीट क्राइम की वारदात भी कर लेते हैं। लेकिन उबैद, हमने बहुत सी ऐसी स्टोरीज देखी कि हम ये देखते आए हैं कि जो फूड डिलीवर करते हैं, जो लड़के कामों पर जाते हैं, इसका मतलब कि वो लोग जो कि हालात से तंग थे और जिनको शायद मुनासिब फिर यही लगा कि यही काम कर लेते हैं तो शायद अपना घर चला सकेंगे, अब उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पुलिस फिर उनको भी तंग करेगी।
जी बिल्कुल, इस तरह के एक दो वाकयात तो हुए हैं, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो सबसे ज्यादा फूड पांडा के जो राइडर्स हैं या डिलीवरी बॉयज जो होते हैं, वो किसी भी कंपनी से ताल्लुक रखते हो, जो डिलीवरी बॉयज हैं वो बड़ी तादाद में लूटे हैं, उनका मोबाइल फोन लूटा है। ये ऐसी फुटेजेस भी वायरल हुई हैं जिसमें डिलीवरी बॉय जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल के सामने गड़गड़ा रहा है, रो पड़ा, और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रहम आ जाता है और वो मोबाइल फोन या उसका वॉलेट जो भी छीना हुआ होता है उसको वापस कर देते हैं। ये चीज भी काफी वायरल हुई है। जबकि जो ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले हैं, बाइकिया हैं और फूड पांडा का काम करते हैं, डकैती मुजाहमत पर उनके वो अफराद कत्ल भी हुए हैं। इस तरह के भी वाकयात हैं। हाँ, ये ठीक है, जो क्रिमिनल जहन रखने वाला है और जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल चल रही है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि शहर के गटर के ढक्कन और सेवरेज के पाइप तक महफूज नहीं है, तो ऐसे में जेब में पड़ा हुआ मोबाइल फोन कैसे महफूज रह सकता है? बेरोजगारी है, ये तमाम तो सूरत हाल में यकीनी तौर पर कुछ लोगों ने इस तरह का इकदाम भी किया है। लेकिन इस हवाले से पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कार्रवाइयां कर रही है? कब तक इन तमाम मामलात को कंट्रोल कर लेगी, जो कि अब हम देख रहे हैं कि पुलिस के कंट्रोल से तो बाहर दिखाई दे रहे हैं? जी, कराची पुलिस ने अपने 9 माह का जो डेटा जारी किया और यकीनी तौर पर कराची पुलिस भी इस हवाले से कोशिशें कर रही है। पुलिस मुकाबले हुए हैं इस 9 माह में 755 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 123 डकैतों को पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक किया गया है, 926 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं और 5339 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। यह है पुलिस की 9 माह की कारकर्दगी। जहां पर स्ट्रीट क्राइम की बढ़ता हुआ ग्राफ होता है, वहां कराची पुलिस भी अपने आदाद शुमार देती है कि जनाब हमने ये चीजें की हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कल सीटीडी ने एक कार्रवाई करते हुए बंगाली डकैत गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। जब उनको गिरफ्तार किया गया और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला गया तो उनमें से जितने भी तीनों डकैत जो है मुतअद्दिद बार जो है वो जेल की हवा खा चुके हैं, मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इसमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि पुलिस मुकदमा कैसे दर्ज करती है, तफ्तीश को कैसे लेके चलती है, और फिर हमारे अदालतों के जो निजाम है उनमें वो कौन से चोर दरवाजे हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स को एक बार नहीं मुतअद्दिद बार गिरफ्तार। और ये जो रिपोर्ट अभी हमारे सामने आई है उसमें तो हम ये देख रहे हैं कि रिपोर्टेड वाकयात को हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हमारे थाने कल्चर की वजह से, और जो अदालती सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, बहुत से लोग तो एफआईआर ही नहीं करवाना चाहते, वो अपनी दरख्वास्त ही नहीं लेके जाना मुनासिब समझते थाने में कि फिर उल्टा उनके ही चक्कर लगते रहेंगे। जी बिल्कुल, जो मैंने आपके सामने 8 महीने का डेटा रखा है, ये सीपीएलसी का डेटा है। पुलिस का डेटा भी अगर इसमें हम शामिल कर लें, बहुत से अफराद ऐसे हैं जो अगर अपना मोबाइल फोन छीन जाने, क्योंकि यहाँ पर यूज मोबाइल खरीदने के भी आम तरीकाकार है, आप यूज मोबाइल भी ले सकते हैं, बगैर डब्बे के आपको वो यूज मोबाइल मिल जाता है। ऐसे में अगर वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं तो IMEI नंबर या मोबाइल का डब्बा लेकर आओ, और ऐसे में उस शख्स के पास भी होता है, या अगर उसने ब्रांड न्यू खरीदा भी होता है तो डब्बे को जो मोबाइल के साथ आता है उसको लोग महफूज नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से भी चीजों, जबकि ये मैटर नहीं करता। मोबाइल फोन आपका चोरी हुआ है, आप 15 पे भी कॉल कर सकते हैं, सीपीएलसी में भी रिपोर्ट करवा सकते हैं, मुतल्लिका थाने में भी उसकी एंट्री हो सकती है। और तमाम चीजों को साबका दौर में जो आईजी सिंध गुजरे हैं उन्होंने उसको आसान और सहल बनाने की भी कोशिश की थी। ऐप भी लॉन्च किए गए थे कि आप मोबाइल ऐप पे जो है अपनी इन शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। गुलाम नबी मेमन साहब जब आईजी थे तो उनका ये कहना था कि एक मोबाइल फोन भले उसकी मालियत 1000 रुपए हो या लाख रुपए हो, उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसकी वजह से एफआईआर की तादाद में भी काफी इजाफा हो गया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो सूरत हाल जूं की तू है। बहुत सारे गैंग है, पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो इस शहर में मुख्तलिफ गैंग काम कर रहे हैं, बंगाली गैंग है, अफगान गैंग है, सरायकी गैंग है। यहाँ पे बताने मकसद कि सिर्फ इतना है कि पुलिस ने खुद कैटेगराइज कर रखा है कि अगर सोराब कोट की पट्टी और इस तरफ के इलाकों में तो वहां पर वो स्पेसिफिक गैंग काम कर रहा होगा। लेकिन उबैद, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कराची पर अब ये जो जराइम है, जो 8-9 महीने की हम रिपोर्ट देख रहे हैं, ये तो तादाद आए रोज बढ़ती जा रही है, तो क्या फिर अब कराची को रेंजर्स के हवाले करना पड़ेगा? देखिए, माजी में भी कराची रेंजर्स को जो है वो पुलिस के इख्तियारात दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो मुतल्लिका थाना या जो पुलिसिंग है उसको बेहतर करने से ही मुमकिन हो सकती है। शहबाज फोर्स, शाहीन फोर्स, स्ट्रीट क्राइम फोर्स, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स, स्केटिंग फोर्स के नाम पर यहाँ पर बहुत सारी शौकतेबाजियां की गई हैं। समंदर किनारे सी व्यू पर मोटरसाइकिल, डॉल्फिन और इसकी तरह की मोटरसाइकिलें लाकर
बड़ी यहाँ पे परेड कराई गई है कि अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को तंग गलियों में भी हम जाके पकड़ लेंगे, लेकिन हालात जू के तू हैं। जहां तक रेंजर्स के हवाले से बात है तो रेंजर्स ने यहाँ पर जो बड़े माफियाज काम करते, बड़े गैंग्स काम करते, लियारी गैंग वार हो गया या जो मुत्तहिदा लंदन के हवाले से भत्ताखोरी और ये सारी चीजें हुआ करती थी, उनके हवाले से उन्होंने काम किया है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से सीडीडी की एक मखसूस टीम भी तश्कील दी गई थी कि स्ट्रीट बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम और इस स्ट्रीट क्राइम में जो मुजाहमत पर लोग जांबहक हुए हैं उनकी फॉरेंसिक जांच की जाए, ये हथियार कहां कहां इस्तेमाल हुए हैं, कितनी वारदातों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उबैद शाह हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त नाज़िम हुआ है, इंशाल्लाह मंडे को आपसे फिर एक बार मुलाकात करेंगे। जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफिज़।